अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर से बदसलूकी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब की तरफ से अदालत उस्मा के इंसानी हुकूक सेल में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 28,000 से ज्यादा अफराद का कॉल डेटा इकट्ठा किया। मुल्जिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दी जाएंगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। यौम आज़ादी के मौके पर मीनार पाकिस्तान के नीचे खातून टिकटॉकर से बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत उस्मा के नोटिस लेने पर आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर वाक़े में मजमूई तौर पर 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वाक़े की जामे तहकीकात के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 30 वीडियो और 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गयी। नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त की जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की निशानदेही पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई। मैं खुश हूँ जो एक्शन लिया गया, जो फैसला किया है, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने 2-3 को पहचाना हुआ है और मुझे पता है कि वो इस तरह की सजा देंगे कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इस चीज़ को करते हुए डरें। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से जियो फेंसिंग डाटा भी इकट्ठा किया गया। वाक़े की शाम 6:30 से लेकर 7:45 बजे का कॉल डाटा इकट्ठा किया गया। 700 से ज़ायद अफराद को मशकूक करार दिया गया। रिपोर्ट में इस अज़म का इजहार भी किया गया है कि वाक़े की हर पहलू से मुकम्मल तहकीकात करके मुल्जिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दिलाई जाएंगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी के मुकदमे में मजीद 34 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 90 को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। मुकदमे में मजीद 2 दफात शामिल कर ली गई हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासा करने का मामला, मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां जारी। पुलिस के मुताबिक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 34 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। 90 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया है। उधर तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने खातून की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमे में 2 नई दफात 337 L2 और 395 लगा दी गई हैं, जो जिस्मानी तशद्दुद और डकैती से मुताल्लिक हैं। मुल्जिमान के खिलाफ अब दफात की तादाद 9 हो गई है। मुकदमे की पैरवी के लिए प्रोसिक्यूशन की 4 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। कैमरामैन अजहर इकबाल और साथी रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़या, PHA ने पार्क्स के हवाले से इस्लाहात लाने का फैसला किया है। वाइस चेयरमैन PHA ने तजावीज़ मिजाज अथॉरिटी को भिजवा दी हैं। मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द करने और मुस्तकिल पुलिस चौकी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। खत में ये भी कहा गया है कि बड़े पार्क्स में फैमिलीज़ के लिए दिन भी मुख्तस किए जाएँ। टिकटॉकर्स को सिर्फ इजाज़त के बाद ही पार्क्स में शूटिंग और स्क्रिप्ट की मंजूरी का पाबंद करने की तजवीज़ भी सामने आई है। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर ने साथी समेत माँ बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम ज्यादती के 2 मुकदमात में मुलव्विस निकला। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बिहाड़ी से लाहौर आई माँ बेटी के साथ 2 मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया गुज़श्ता रात चोंग में पेश आया। बिहाड़ी की रिहायशी माँ बेटी ठोकर न्याज ब्रेक पर उतरी, जहां से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी को भी बिठाया और मंजिल की बजाय रिक्शा LDA एवेन्यू ले जाकर वीराने में रोक दिया, जहां दोनों मुल्जिमान ने माँ बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुल्जिमान उमर फारूक और मनसब को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम उमर फारूक साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसके खिलाफ ज्यादती के 2 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि मुतासरा खवातीन का मेडिकल करा लिया गया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और इसी पर CCPO लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि माँ बेटी से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई थी। कामयाबी के लिए मोहलत मांग ली गई थी। सबूत का पीछा करते हुए पहले मुल्जिम को सुबह 6 बजे ही गिरफ्तार कर लिया था। और के अंदर एक माँ और बेटी के साथ जो दिल खराश वाक़या पेश आया, DSP चूंग फौरी तौर पे उधर मौके पे पहुंच के जो वहाँ से छोटे मोटे क्लूज़ थे वो इकट्ठे किए, और जिन क्लूज़ से फिर बाद में डिटरमिन हुआ कि मुल्ज़िम फ़लाँ जगह पे होगा। फिर इन्होंने वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में जाके फील्डिंग लगाई और पहले मुल्ज़िम को इन्होंने तकरीबन सुबह कोई 6-7 बजे तक पकड़ लिया हुआ था। इसमें हम इनके ऊपर स्पेशल सेक्शंस लगा के इन मुल्ज़िमों के ऊपर, और इनको इंशाल्लाह हम
will take them to the logical end, اور فل ڈوز جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں اور ان کو سزائے موت دلوائی جائے. اور یقین کریں کہ جب یہ رات کو پتہ چلا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے منت بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے. اور راولپنڈی میں 16 سالہ لڑکی سے مدرسہ محتمم اور استاد کی مبینہ زیادتی. معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد پولیس متحرک ہو گئی. مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. ملزم کے بھائی، بھتیجے اور مدرسے کے نائب محتمم کو گرفتار کر لیا گیا. صداقت علی کی رپورٹ. راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ سے مدرسہ محتمم اور استاد کی زیادتی. مقدمہ درج ہوئے 6 دن گزر گئے. پولیس کی روایتی ٹال مٹول جاری رہی. کوئی ایکشن ہوا نہ گرفتاری، مگر معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی. ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. چکری، حسن ابدال، اوگی اور مانسہرہ میں چھاپے پر چھاپا. اصلی ملزم تو ہاتھ نہ آیا مگر اس کا بھائی، بھتیجا گرفتار کر لیا. مدرسے کے نائب امیر اور مدرسہ منتظم کے بیٹے کو بھی تحویل میں لے لیا گیا. دیگر سٹاف کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا. ڈی ایس پی سٹی متاثرہ طالبہ کے گھر پہنچ گئے. اہل خانہ سے ملاقات میں اب تک کی تفتیش سے آگاہ کیا اور ملزم کی جلد گرفتاری اور قرار واقعی سزا دلوانے کی یقین دہانی بھی کرا دی. واقعے کا مقدمہ 17 اگست کو تھانہ پیر بدھائی میں درج ہوا تھا. کراچی میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی. 28 سالہ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سائمہ علی 7 ماہ کی حاملہ تھی. انہوں نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگوائی تھی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر قیصر سجاد کہتے ہیں خدارہ ویکسین لگوائیں، یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے. حاملہ خواتین کورونا وائرس کے نشانے پر. کراچی میں ایک اور خاتون ڈاکٹر زندگی کی بازی ہار گئیں. 28 سالہ گائناکالوجسٹ سائمہ علی 7 ماہ کی حاملہ تھیں. گزشتہ روز ایک اور ڈاکٹر ماہنور وائرس کے باعث انتقال کر گئی تھیں. دونوں ڈاکٹروں نے کورونا کی ویکسین نہیں لگوائی تھی. ماہرین کے مطابق یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ حاملہ خواتین کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حاملہ خواتین میں کورونا ویکسین لگوانے کی شرح انتہائی کم ہے. وزارت صحت کے مطابق حاملہ خواتین سائنوفارم، کینسائنو، سائنوویک یا ماڈرنا ویکسین لگوا سیکتی ہیں. WHO اور NCOC کی دونوں کی بہت کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے پریگنینسی کے اندر اور لیکٹیشن کے اندر ویکسینیشن کا عمل جاری رکھنا ہے، کیونکہ لیکٹیشن پریگنینسی کے اندر عورت آلریڈی ویک امیونٹی کا سامنا کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر قیصر سجاد کہتے ہیں ویکسین کے بارے میں خدشان درست نہیں. جو لوگ یہ سمجھ کے نہیں لگواتے ہیں کہ پریگنینسی ہے، جب پریگنینسی ہو جائے گی تو پھر لگا لیں گے، کوئی بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ بالکل غلط ہے. ڈاکٹر قیصر سجاد نے گائناکالوجسٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو آگاہی فراہم کریں اور انہیں بتائیں کہ کورونا ویکسین حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ نہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں طالبان نے یقین دلایا ہے کہ اپنی سرزمین پر کالعدم TTP کو فعال نہیں ہونے دیں گے. شیخ رشید نے یہ بھی واضح کیا کہ وزارت داخلہ کا کابل ایئرپورٹ کے معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم صرف ترخم بارڈر تک ذمہ دار ہیں. کئی امریکیوں کو بھی انخلاء میں مدد دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ چینی کمپنیوں کی سیکیورٹی یقینی بنا رہے ہیں. 40 جو سی پیک کی کمپنی ہیں ان کو پورا آرمی نے امبریلا دیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 1 مہینے میں دیکھیں داسو کا، پھر سٹاک ایکسچینج کا، پھر اب یہ فشر کالونی کا، کوئٹہ کا، سرینا ہوٹل کا واقعہ. لوگ ہماری دوستی کی راہ میں ان لوگوں کی جانوں سے چائنی سے کھیلنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے نہ صرف دوست ہیں بلکہ خیر خواہ ہیں. میں نے چائنیز امبیسڈر کو یقین دلایا ہے کہ ہر قسم کی پوری سیکیورٹی دی جائے گی. پاکستان میں سے TTP کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رہائی ملی ہے، لیکن حکومت پاکستان کا پورا رابطہ ہے. افغانستان کی موجودہ طالبان نے یقین دلایا ہے افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی TTP کو استعمال کرنے کی. اس وقت ساری دنیا کا مرکز جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کیمروں کا بنا ہوا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں سے بھی ہماری ذمہ داری وزارت داخلہ کی صرف تورخم بارڈر تک ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھلنے لگی. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو اسائنمنٹ ویزے جاری کر دیے. پاکستان اور بھارت کی جانب سے 28 ماہ بعد ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو اسائنمنٹ ویزے جاری کیے گئے ہیں. دونوں ملکوں نے رواں برس 15 مارچ تک جمع کروائی گئی تمام درخواستوں پر ویزے جاری کر دیے. پاکستان نے بھارت کے 33 اہلکاروں کے لیے ویزے جاری کیے، جبکہ بھارت کی جانب سے 7 پاکستانی سفارتی اہلکاروں کو اسائنمنٹ ویزے جاری کیے گئے.
इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। As well as their staff, we've helped evacuate members, representatives of the international organizations and INGOs, and a large contingent of media, international media that was based in Kabul. We have our embassy in Kabul is working 24/7. Our ambassador is in Kabul, doing a great job in a difficult situation. We've collected and shifted our staff that was, posted at different consulates to Kabul to facilitate and assist this gigantic work that has been undertaken, and they are assisting the ambassador in Kabul. Visas are being entertained, are being given to applicants who are applying for visas, and in certain cases, because of paucity of time, people have been put onto the plane, and visas have been given on arrival. So we've introduced that facility as well, and I'll share with you 409 people were given visas on arrival in Islamabad. Our embassy and our ambassador is constantly in touch with the local authorities in Kabul, ensuring safety and safe transportation of those people who are coming into our embassy in safety and then have to be transported to the airport. By and large, my information is that the situation in Kabul is calm, but there's pressure around the airport. There are thousands of people stranded at the airport, desirous of leaving. The number keeps fluctuating, but it's a large number. And that is, the focus of attention of media, international media as well. And the rest of the city, which is, functioning close to normal, is not being focused. We've set up a cell, evacuation operation cell at the Ministry of Interior. This was done 15th night, and the cell has been in operation since 16th of August. This is manned 24/7. All stakeholders are present under one roof, and when I say all stakeholders, in that cell you have representatives of the Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Civil Aviation Authority, FIA, ISI, and Islamabad Police. The idea to put them together is a quick response and to accelerate inter-ministerial coordination. We are trying to facilitate the movement of evacuees, whether they're coming by land or by air. We've also established a facilitation center at the Islamabad International Airport. This facilitation center has representation of all stakeholders. It is manned round the clock, and they're managing and monitoring arrivals and departures. They are there to facilitate boarding,
lodging at the airport. We have set up a crisis management unit at the Foreign Office, and that again is working around the clock, so that if missions require information, assistance, they can liaise with them. So far, since the 16th of August, 5 PIA flights have operated between Islamabad and Kabul. And on these flights, we have brought back 542 foreign nationals and 91 Pakistanis. We've also been giving permission for overflight. You know, we are liberally giving permission for overflight. You know, and you know, our airspace is being allowed. Its usage is being allowed, and so far, 56 such permissions have been given. Landing permission is also being given. We could not give a blanket permission, but we have shared this with everyone, that we will facilitate all requests to make it easier for them. And so far, 17 foreign airlines have benefited, and they have undertaken 133 sorties to carry people out of Kabul. 28 nationals of 28 countries have benefited from the facility that Pakistan is providing. World Bank officials have benefited, and we have successfully evacuated 293 World Bank officials based in Afghanistan. In total, so far, we have Pakistan has facilitated the evacuation of 3,234 foreign nationals and you know, international organization reps. Out of these 3,234, 323 are Pakistanis, and the rest are foreigners. I want to, through this presser, assure the international community that Pakistan, as a responsible country and as a partner in peace, will continue to be supportive. Our objectives are aligned. We are working for a similar purpose, that is safety, security of everyone, their nationals as well as Afghans. Our desire is to have peace and stability in Afghanistan. We are working for an inclusive interim arrangement over there, so that it has not just broad-based representation, it has wider acceptability. And this role is being recognized. I am happy to share with you, every foreign minister that has engaged with me has, whatever I shared with them, my assessment of the situation in Afghanistan, what we are doing, what we intend to do, they have, their views are in sync with us. You know, our thinking and the international thinking is aligned. And they feel that Pakistan is playing a very vital and a very critical role in these challenging times. I would like to acknowledge and appreciate the work of our staff in Kabul, and our ambassador and his team. They are doing a wonderful job. So keep it up, and the world is looking towards Pakistan. You are aware of the fact that many embassies, well, in fact, very few embassies today are functioning in Kabul
And if I'm not wrong, perhaps only five are functioning in Kabul, and Pakistan is one of those five. So Pakistan is playing its role. Thank you. Yes, Mr. Foreign Minister. Thank you. I think the Honorable Foreign Minister has kindly agreed to take questions. May I request those desirous of posing a question to please indicate by raising your hands, and please also introduce. Mateen Haider Sahab, may I start with you? Thank you, Mr. Foreign Minister. You have spoken in detail about your interaction with your counterparts of Europe and elsewhere. What specific cooperation they are seeking from Pakistan? Number one. And probably tomorrow you will be undertaking a regional visit. So what is the purpose of this regional visit since the change has already taken place? What consultations you are going to have with these regional leaders, and spoke about inclusive government? Sure. Why inclusive government is getting late? Thank you. What are they wanting from Pakistan? They are wanting Pakistan's help in evacuation, which we are we are helping, and they're acknowledging that. They want Pakistan to promote an inclusive arrangement set up over there, which Pakistan believes in. We feel that Afghanistan is a country which has a number of ethnic groups, and all ethnic groups are important. They have a say, they have a role to play, and the wider the representation, the more acceptability that arrangement will have with the international community. I will be leaving, as you pointed out, for 4 countries tomorrow. I'll be visiting Tajikistan, I'll be visiting Uzbekistan, I will be visiting Turkmenistan, and I'll be visiting Iran. The 5th country is China. I've had a detailed telephonic conversation with the Foreign Minister of China, State Councillor Wang Yi, on the situation in Afghanistan and what role we as immediate neighbors can play. And the 6th neighbor, of course, is Pakistan. The idea, the objective of going out is to hear their assessment and see what are the immediate challenges the neighbors are facing, can face. How we can collectively devise a strategy in dealing with the refugees if that situation arises. Fortunately, the immediate scare of a huge influx has somewhat subsided because of the situation in Afghanistan, which is more or less calm. But that need can arise in the days ahead. How do we manage our trade, crossing points with Afghanistan? How do we deal with people, who normally come in and out of Afghanistan? We, as you know, at an average, we had 25 to 30,000 Afghans coming into Pakistan on a daily basis. That's a huge number. How do we deal with the challenge of COVID-19? Because the situation in Afghanistan, I believe, is challenging. And how do we help them, and how do we protect ourselves? Because we're all going through, and Pakistan is going through its 4th wave. How do we deal with counterterrorism? What strategy should we have on that? There are so many challenges that the immediate neighbors face, and opportunities
that immediate neighbors can benefit from in Afghanistan, and inshallah, hopefully, when it's peaceful and stable, how we can move forward in regional connectivity, that objective of regional connectivity, how can that be achieved? So it's important to have to consult with them and to have a coordinated regional approach. It's important because we have said it's a shared responsibility and immediate neighbors have an important role to play. Can we have one from this side? Third row, Mr. Heather, Zulkarnain Heather, followed by the lady in the second row on the right side. Please. Sir. This is Shaukat Paracha from Aaj Television, sir. Excellency, the Foreign Minister of Pakistan, yesterday some Western media released a report that Taliban formed a commission on TTP and thereby they have hinted if Pakistan announces a general pardon, these TTP members can go back with their families to Pakistan. So my question is, the assassins of over 80,000 Pakistanis, including General Sanaullah Niazi, General Mushtaq, Surgeon General of Pakistan, and your former leader who respected you a lot, Benazir Bhutto, whether they will be pardoned, what has been their response if conveyed to Pakistan? What the Afghans and the Taliban have said is that they will not allow their soil to be used against anyone, any country. You are aware of the fact that TTP was using Afghan soil against Pakistan. Our concerns are genuine, and our expectations are also natural. They should give up what they have been doing, and we expect that the leadership that will evolve, and assume responsibility in the near future would keep an eye on not just the TTP, on all terrorist organizations, because we would not want to see Afghanistan become a safe haven for any terrorist outfit. थैंक यू सर। एक्सीलेंसी फॉरेन मिनिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तालिबान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान इस तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज या उसको तस्लीम करेगा या नहीं? सेकेंडली, आपका कांटेक्ट हुआ आपके यूएस काउंटर पार्ट के साथ, इस स्टेज पे अमेरिकन हमसे किस किस्म का कोऑपरेशन चाहते हैं ये भी बता दीजिए। और टीटीपी के कुछ इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्तें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दी हैं कि उनको हमारे हवाले किया जाए, इस पे भी बता दीजिए। शुक्रिया। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें लोग मतलूब हैं, हमें टीटीपी के बहुत से लोग मतलूब हैं जिन्होंने हमारे यहाँ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, जिन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, और उनका तदारुख और उनकी पेशकनी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और हम तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान जो खैर सगाली चाहता है, पाकिस्तान जो उनके बारे में अच्छी राय रखता है, अफ़गानिस्तान अवाम के बारे में अच्छी राय रखता है, उनके खुशहाल मुस्तकबिल में एक दिलचस्पी रखता है,
वो पाकिस्तान की भलाई के बारे में भी उतनी ही दिलचस्पी से गौर व फिक्र करेंगे और ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करेंगे। एक आपने फरमाया कि वहाँ हुकूमत बन चुकी है, इस वक्त गुफ्तो शुनीद हो रही है। एक हकीकत ये है कि जो साबका हुक्मरान थे वो आज मौजूद नहीं हैं, वो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। आपके इल्म में है कि अशरफ गनी साहब इस वक्त UAE में हैं और बहुत से लोग जो हैं जो काबीना के मेंबरान थे वो आज अफगानिस्तान में मौजूद नहीं हैं। इस वक्त एक खला है, हमारी ख्वाहिश है कि ये खला जल्द अज जल्द पुर कर दिया जाए ताकि कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और जो अमन और इस्तेहकाम की जो हमारी मंजिल है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएं। अब फैसला तो अफगानों ने करना है और मशावरत से करना है। खुशाइंद बात यह है कि आपस में उनकी गुफ्तो शुनीद हो रही है। आपस में आपके इल्म में है कि तालिबान का वफद जो है की मुलाकात हुई है, डॉक्टर अब्दुल्ला से हुई है, गुलबदीन हिकमत यार साहब से हुई है, हामिद करज़ई साहब से हुई है और वो जो अपना अर्स्टवाइल नॉर्दर्न अलायंस की क़यादत थी या है उनसे भी राब्ते में हैं। पंजशेर में भी उनके राब्ते हैं, गुफ्तगू जारी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस गुफ्तगू को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और एक ऐसा ढांचा मुरतब किया जाए जिससे कि दुनिया को एक जो कहते हैं ना एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो ख़त्म हो और एक मुस्तक़बिल पुरअमन हल की तरफ अफ़गानिस्तान आगे बढ़ सके। हम जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हम तवक्को करते हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक भी हमारी मदद करेंगे इसमें। और एक मकसद ये पड़ोसी ममालिक में जाने का यही है कि सब पर ये उनको एहसास दिलवाया जाए कि ये हमारी एक मुश्तरका काविश और कोशिश होनी चाहिए और इसमें हमारा मुश्तरका मफाद है। आपके इल्म में ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा अहम फोरम है जिसको आप एक्सटेंडेड ट्रॉयका कहते हैं या ट्रॉयका प्लस कहते हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है, जिसमें रूस है। उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू शुनीद मशावरत जारी है और हमारी ख्वाहिश है कि उस मौसर और फाल फोरम को हम इस्तेमाल करके अपनी जो हमारा जो एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ आगे बढ़ पाए। Please, gentleman at the back, Mr. Khalid, perhaps. शाह साहब, खालिद महमूद, एक्सप्रेस टीवी से। शाह साहब, आप क्या देख रहे हैं कि तालिबान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करके वहाँ पे अमन कायम कर लेंगे? दूसरा ये है कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिशियन जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तक वही रवैया रखे हुए हैं कि पाकिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और हिकमत यार जैसे ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, उनमें ये अहलियत है या नहीं वो तो वक्त साबित करेगा, वक्त साबित करेगा। इस वक्त तक अभी तो ये इब्तदा है। जो इन शुरुआत में अगर आप उनके बयानात देखें, उनका जो माइंड सेट है उसको देखें तो उसमें खासी संजीदगी दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर वो ऐलान कर चुके हैं कि अब मज़ीद जंग का कोई जवाज़ नहीं है। वो एक आम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं, जनरल एमनेस्टी का। वो कह चुके हैं और कह रहे हैं कि हम किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते। हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ये जो पॉपी कल्टीवेशन है और ड्रग कल्चर है उसकी बेहकनी में हम संजीदा हैं।
तो ये सब जो बयानात हैं ये हौसला अफजा हैं। मैं समझता हूँ और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनके साथ अपने रवाबित बरकरार रखने चाहिए। रवाबित तो हैं, आपके इल्म में है कि अगर रवाबित ना होते तो पीस प्रोसेस जो है, जो दोहा में जिसका आगाज़ हुआ, वो आगे कैसे बढ़ता। वो जो अमन का मुआहदा हुआ था जिसमें अमेरिका ने और तालिबान ने दस्तखत किए थे, तो वो कैसे होते। आपके इल्म में है कि दुनिया के अहम ममालिक उनके साथ गुफ्त शुनीद कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि उनका वफद चीन भी गया। आपके इल्म में है कि वो मॉस्को भी जा चुके हैं। आपके इल्म में है वो ईरान भी जा चुके हैं जी। तो उनसे लोग इंगेज तो कर रहे हैं। अब ये इंगेजमेंट मेरी राय में अगर बरकरार रहती है और उनकी वो जो एक पॉजिटिव जो मैसेजिंग है उसकी हौसला अफजाई की जाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अफगान सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और गुज़श्ता 48 घंटे में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबता भी हुआ है। और शायकीन के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज पाकिस्तान में होगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, बताइएगा कितने मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज होगी और वेन्यू चेंज होने की वजह क्या है? बिल्कुल, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो वनडे सीरीज है वो पहले श्रीलंका में शेड्यूल थी और श्रीलंका में कोविड की बदतरीन सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद अफगानिस्तान क्योंकि इस सीरीज को होस्ट कर रहा है, तो तर्जुमान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो वनडे सीरीज है वो पाकिस्तान में ही होगी और अफगानिस्तान के तमाम जो खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, उनको पाकिस्तान एम्बेसी ने वीजे भी उसका इजरा कर चुके हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम रवां हफ्ते पाकिस्तान आएगी और सीरीज सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। जबकि श्रीलंका में आपको दोबारा बताऊं कि लॉकडाउन और फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में मैचेस करवाने का कादिर ख्वाजा, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और सिंध में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर तालीम सिंध ने 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। जिन बच्चों के वालिदैन वैक्सीन सर्टिफिकेट्स देंगे वही स्कूल आ सकेंगे। स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। 20 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे, वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। जैसे अपनी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट को देंगे कि हमने अपने स्टाफ को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट कर लिया है और पेरेंट्स जो है जिनकी हो चुकी है उनके बच्चे स्कूल में अलो किए जाएंगे। 50% की हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। हफ्ते का 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे। 3 दिन एक शिफ्ट होगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी। रैंडम PCR टेस्ट स्कूल में होते रहेंगे। प्राइवेट रेस्टोरेंट वालों की एक वैलिड सी डिमांड थी कि लेसन प्लानिंग के लिए हमारे स्टाफ को अलो किया जाए जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी स्टाफ होगा, तो हमने वो भी अलो किया है कि वो कल से वो अपना स्टाफ जो है वो टीचिंग या नॉन टीचिंग जो वैक्सीनेटेड है उसको बुला के वो मंडे से स्कूल ओपनिंग की तैयारी करेंगे। एडवाइजरी ये थी कि 7 दिन हमें मजीद स्कूल बंद रखने पड़ेंगे कि मुहर्रम के बाद उसके रेट बढ़ सकते हैं। जो मुस्तकिल हल है वो वैक्सीनेशन है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।